हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2025 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि यह जो प्रश्न है जो भी मैं आपको लगाया हूं तो ये 2022 में पूछा गया सारे प्रश्न है। 17 तारीख को पूछा गया था डीएलएड के एग्ज़ाम में। तो आप इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ताकि आपको सिलेबस का पता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? क्या अलंकार आता है? अच्छा, अलंकार क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको अलंकार के बारे में बता दूं। वो अलंकार कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। होता तो 3 है, लेकिन जनरली आपको कितना याद रखना है? 2 प्रकार का होता है, क्योंकि यही 2 प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार महिलाएं सुंदर दिखने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है, उसी प्रकार दोस्तों शब्दों को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या अलंकार आता है? बिल्कुल गलत बात, ये भी नहीं आता है। तो रस आता है। रस कितना प्रकार का होता है दोस्तों? रस 4 प्रकार का होता है। अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो रस भी 4 प्रकार का होता है। तो अलंकार का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है? शाब्दिक व्यंजना आता है। क्या आता है? शाब्दिक व्यंजना आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, आचार्य दांडी ने काव्य गुणों को स्वीकार किया। आचार्य दांडी ने काव्य गुणों को, कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया था? तो आपको बताना 10। कितना? 10 काव्य गुणों को आचार्य दांडी ने स्वीकार किया। अच्छा, आचार्य दांडी के कुछ किताब पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि काव्यादर्श पूछेगा किसका पुस्तक है? तो आपको बताना है कि आचार्य दांडी का है। और 10 कुमार भी पुस्तक किसका है? तो आचार्य दांडी का ही है। और एक किताब का नाम आप याद रख लीजिए, आवंती सुंदरी। ये भी किताब किसका है? आचार्य दांडी का है। तो ये तीनों किताब आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। दोस्तों, भाषा के स्थानीय रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाषा के स्थानीय रूप को हम लोग कहते हैं बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली जो होता है किसी छोटे क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि भाषा जो होता है भाषा जो होता है बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाषा की पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ण का अपना अर्थ नहीं होता है, याद रखिएगा। वर्ण क्या है? क ख ग घ अंग, ये सब क्या है? वर्ण न है। क का कहेंगे क्या अर्थ होता है? क को कोनो अर्थ नहीं होता है। तो क का क्या होगा कि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जब दोस्तों कई सारा जब वर्ण मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब कई सारा क ख ग इस प्रकार से जब मिल जाता है, एक हो जाता है, उसको शब्द कहते हैं। जब कई सारा जब शब्द मिल जाता है उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। क्रमबद्ध तरीका से जब कई सारा शब्द क्रमबद्ध तरीका से मिलता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ देखिए, जो गलत है उसको हमको खोजना है। तो जो मधुर भाषाएँ हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मधुरभाषी। ये बिल्कुल सही बात है, बता दिया है। तो जो मधुर बोलता है कटुभाषी। हाँ, तो ये भी सही है। जो कटु बोलता है कटुभाषी, ठीक है। जो कम बोलता है, हाँ, जो कम बोलता है होना क्या चाहिए? जो ज़्यादा बोलता है वाचाल होता है, जो कम बोलता है वाचाल थोड़ी ना होता है। जो ज़्यादा बोलता है वो ना वाचाल होता है। तो यहाँ पर यही क्या है? गलत टिक किया हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बगल में छोड़ा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो बगल में छोड़ा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि नगर में घूमना। क्या होता है? नगर में घूमना। मतलब कि कहने का मतलब है कोई चीज़ को आप अदर जगह पूरा जगह खोज करके आए, वो चीज़ आपको बगले में मिल गया। यही क्या होता है कि नगर में घूमना, जहाँ थे आपको वही चीज़ आपको वहाँ पर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया था, अलंकार वो होता है जिस प्रकार महिलाएं सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार का प्रयोग करती है, सजती संवरती है, उसी प्रकार
शब्दों को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार कितना प्रकार का था? तो 2 प्रकार का होता था। कितना प्रकार का होता था? 2 प्रकार का होता था। तो इन्हीं में से जो एक अलंकार है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो ट्रिक होता है, क्या होता है कि जिस वाक्य में आपको मनो या मानो, मनो या मानो या मनहूँ या मनहूँ, मनहूँ या जानो या जनहूँ दिख जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पुन मानो। ऐसे देखिए, मानो आपको दिख गया, तो मानो आपको दिख गया, मनो, मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, ये सब अगर आपको दिख जाता है तो कौन अलंकार होता है? तो जहाँ पर हमको ये चीज़ दिख गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलंकार का ट्रिक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग चाहे तो उनको जा करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दाँत तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ होगा, क्या होगा? दाँत तले उंगली दबाना मुहावरा का अर्थ होता है चकित होना। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो कठिन काम होता है, जब आदमी से नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि दाँत तले उंगली चबाना, यानी कि वो काम जब कर देता है तो क्या होता है? चकित हो जाता है इंसान, तो चकित होना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है, किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? किस अलंकार में 8वां नंबर का प्रश्न है, किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है? तो दोस्तों, वह जब अलंकार में एक ही शब्द अनेक शब्दों का बोध कराए तो वैसे अलंकार को हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पंक्ति दे देता कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर 2 बार सजना लिखा गया है। एक सजना हो गया जिससे रूपों को सजाया जाता है, संवारा जाता है, एक वो सजना हो गया। एक सजना होता है कि अपने प्रेमी के लिए, तो दोनों बार क्या है, उनका अलग अर्थ क्या है? अलग-अलग है। तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोटि मनोज लजावन हो, समुखी कहू कोय, अहु सुनी समय है मंजुल बानी, सकुची सी मुँह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति है। इसमें किस प्रकार की अर्थ प्राप्ति होती है? और यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्यंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे को व्यंग करते हुए कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंगार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। तो रूपक ढूंढे, अच्छा, और रूपक भी क्या है? एक अलंकार का प्रकार है। तो रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार हमको ढूंढने के लिए कह रहा है। हमको पता है कि रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ रंग, रूप, दशा, गुण, दोष, स्वभाव आदि इत्यादि समानता के कारण उपमेय और उपमान एक ही रूप में हमको दिख जाए, उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। और इसको पहचान का सिंपल सा ट्रिक था कि योजक चिन्ह बीच में आता है। क्या आता है? यहाँ देख लीजिए, हाइफन है ना बीच में, यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। शशि के बीच में है ना, तो ये योजक चिन्ह आ गया तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला में कौन सा अलंकार है? तो अभी मैंने आपको बताया कि रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ रंग, रूप, दशा, गुण समानता के कारण उपमेय और उपमान एक ही रूप में कह दिया जाता है, उसमें क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन का बढ़िया से पढ़िए। जितने कष्ट कंटकों में है, तो जिनका जीवन सुमन खिला, यहाँ पर रंग, रूप, दशा का वर्णन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है कि उसने भोजन कर लिया, वाक को कर्मवाच में बदलिए। कर्म मतलब कर्मवाच में बदलिए, मतलब काम होता है, कामवाच में बदलिए, मतलब भोजन कर लिया है। तो उसने भोजन कर लिया है, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है। छाती फुलना,
न कहता है छाती फूला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि गर्व करना। क्या होता है? गर्व करना। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो देखिए, प्रातः काल घूमना चाहिए, ये तो ठीक ही लिखल है। समाज में अराजकता बढ़ रही है, ये भी सही लिखा हुआ है। जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है, हाँ ये भी लिखा हुआ सही है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, हाँ तो यहाँ पर राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, यहाँ बिल्कुल गलत है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य हमको खोजने के लिए कह रहा है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, आज तुमने नई पोशाक पहनी है, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा है। हाँ तो कल मैंने नया पुस्तक खरीदी है, पुस्तकें खरीदी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। वनवास में कौन सा समास है? अब देखिए समास कर रहा है, वनवास को हम लोग क्या कहते हैं? वन में रहने वाला, वन में रहने वाला। जैसे वनवास बोले तो हमारा दिमाग में आ गया कि वन में रहने वाला, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। अच्छा, जेब कतरा में पूछेगा कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष होगा। फिर पूछेगा कि घुड़सवार में कौन सा समास होगा? तो घुड़सवार जैसे हुआ तो आपका दिमाग में आया घोड़े पर सवार, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहेगा कि राजमाता में कौन सा समास होगा? तो राजमाता का अर्थ क्या होता है? राजा की माता, तो तत्पुरुष समास। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ऋण मुक्त में कौन सा समास होगा? तो ऋण मुक्त मतलब क्या होगा? कि ऋणों से मुक्त। तो जब ऐसा अर्थ आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा समास होगा? वो तत्पुरुष समास होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न यहाँ हो गया। चलिए अब 19 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर का प्रश्न यहाँ है कि किस वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मालिनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अलंकार मंजूषा किसकी रचना है? तो अलंकार मंजूषा जो रचना है लाला भगवान दीन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छिदी धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? ढकना और आच्छादित करना। क्या होता है? ढकना और आच्छादित करना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद होगा। तो गायक का क्या हो जाएगा? ग जोड़ आयक। तो क्या हो जाएगा? ग जोड़ आयक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियाँ बह रही है, नदियाँ बह रही है, यही वाक्य शुद्ध है। बाद बाकी सब यहाँ तीनों क्या है? गलत है। तारा निकल आए, गलत है ये सब। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। 24 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी है? साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी है? साड़ी है कि नाड़ी है? नाड़ी है कि साड़ी है? उपरोक्त पंक्तियों में पूछेगा कौन सा अलंकार है? भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। साड़ी बीच नाड़ी है कि बीच में नाड़ी है कि बीच में साड़ी है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे अलंकार को हम लोग कहते हैं संदेह, ऐसे अलंकार को कहते हैं विरोधाभास अलंकार। क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में तो संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। एक व्यक्ति, एक लड़की है, कौन है? राधा है, उसके पास में गुड़िया है, वो बहुत सुंदर है। मतलब क्या? उसका विशेषता बता रहा है। तो विशेषता किसका बताता है? विशेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेष पदबंध हो जाएगा। तो विशेष पदबंध। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि गुड़िया का क्या बताया? विशेष बात बताया, गुड़िया के बारे में विशेष बात बताया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए विवाह के कितने भेद हैं? तो मैंने आपको बताया कि विवाह जो होते हैं वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब क्या है? विभाव के 4 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है 27 नंबर का, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ लेता हूँ भर भर फिर आता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अब विरोधाभास अलंकार को पहचानने का ट्रिक है, जब काव्य में विरोध न होने पर विरोध का केवल आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है।
जैसे अगर कह दे कि प्रेम एक मीठा जहर है, यहाँ देखिए एक तरफ तो प्रेम को अच्छा भी बताया जा रहा है, एक तरफ प्रेम को जहर भी बताया जा रहा है, तो मतलब विरोध हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ लेता हूँ भर भर फिर आता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रिश्ता को आप तोड़ दीजिए, फिर भी कोई ऐसा चीज़ है जिससे आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, 27 नंबर का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में 28 नंबर का, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ शुद्ध वाक्य आप छाँटिए, तो 28 नंबर का है, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, डी बिल्कुल राइट होगा। इस किताब का क्या मूल्य है? 29 नंबर का प्रश्न है, मैत्री की राहत बताने को, सबको सुमार पर लाने को, जब भी इतना बड़ा प्रश्न रहे तो आप लोग कुछ न करना है, सबसे लास्ट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन क्या कहता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो परिजन में उपसर्ग है, तो परिजन, तो परिजन में क्या है? जन उपसर्ग है। परिजन, उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगल रहता है, तो परिजन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समाज होता है? उस समाज को हम लोग बहुव्रीहि समाज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अब बहुव्रीहि समाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुव्रीहि समाज कौन सा समाज होता है? जैसे अगर कह दे कि दशानन, आप देखिए दशानन में आपको द्विगु नहीं लगाना है, क्योंकि अब यहाँ देखिएगा कि 10 आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो द्विगु लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप दशानन बोलते हैं तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक कौन आ जाता है? रावण आ जाता है। तो तीसरा का अर्थ आता है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? बहुव्रीहि समास में रखेंगे। दशानन हो गया, फिर उसी प्रकार से हो जाएगा कि त्रिनेत्र हो गया। त्रिनेत्र में पूछेगा कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। तीन गो नेत्र किसका है? भगवान शंकर का है। लंबोदर किसका है? लंबा है उधर किसका है? गणेश जी का है। तो ये सब कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, इससे हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और इसके राइटर जो कौन है? विशाख दत्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए और भी मैं कुछ किताब का नाम आपको बताता हूँ। कालिदास का एक किताब का नाम याद रख लीजिएगा, मालविकाग्नि मित्रम। और इसका कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। और महमूद गजनवी पूछेगा कि टोटल कितना बार भारत पर आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया। कितना बार किया है? 17 बार। इनका सबसे फेमस आक्रमण पूछेगा कौन है? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का है। कौन है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? दोस्तों हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन आपको पता है कि हंटर कमेटी जो है ना दोस्तों, जलियांवाला बाग में भी बना था, और एक हंटर कमीशन शिक्षा से भी संबंधित है। तो यहाँ आप देखिए जलियांवाला ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षा वाला पूछ रहा है, इसका मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेख कौन से लिपि में था? तो वो है हायरोग्लाइफिक्स लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर की। अब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। कौन किया था? हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। और यहाँ हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण है, और कौन करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। और कृष्णदेव राय के बारे में तो आप जानबे करते हैं, ये सबसे शक्तिशाली राजा था कृष्णदेव राय। और इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। आपको ये बात याद रखना है। और कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों कौन रहता था? अष्टदिग्गज रहता था। कौन रहता था? अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में रहता था? तो 8 विद्वान कवियों का समूह अष्टदिग्गज कहलाता है। तो अष्टदिग्गज इसी के दरबार में रहता था। अच्छा, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो वो शिवाजी के दरबार में रहता था। नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर के दरबार में रहता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन से हैं? तो सबसे पुराना चित्र कौन से हैं? एलोरा का गुफा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है
कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वो था एम.एन. रॉय। कौन था? एम.एन. रॉय था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम.एन. रॉय से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम ये सुझाव दिया था भारत का संविधान सभा द्वारा बनना चाहिए। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद किया? जहाँ 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी हालात में ही शाहजहाँ की मौत हो गई, उसको किस किला में बंद किया गया था? आगरा के किला में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए, और औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। और औरंगजेब का मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था? तो उज्जैन के दाहोद में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के दाहोद में हुआ था। इनका मृत्यु 1707 में हुआ। 1707 में हुआ। ये बात याद रखना है। दोस्तों, ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो रोज क्लास का पीडीएफ इतिहास की दुनिया 99 टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।